हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, है ना। तो बोले मैम ये कैसी बात है कि पढ़ाई में और मस्त, तो पढ़ाई में तो मस्त हो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अब तो अंतिम समय है, अंतिम चरण है। तो आपको पता है कि वीडियो 2025 परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ गई है। अब लगभग जो है 30 दिन ही आपकी परीक्षा के बचे हैं। तो आपको पता ही है जब एग्जाम के दिन नजदीक आते हैं तो हमारी जो टेंशन्स है, हमारा जो तैयारी का लेवल है और जो हमारे चारों ओर का एटमॉस्फेयर है वो काफी कुछ बदल जाता है। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि अंतिम 30 दिनों में हम किस प्रकार की रणनीति को अपनाएं ताकि आपका जो स्कोर है, ठीक है, या आप एक सेफ स्कोर या आप सिलेक्शन तक फाइनली पहुंच पाए। तो कुछ चीजें देखो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होती है कि अगर आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्ट रिवीजन और जो है मॉक प्रैक्टिस टेस्ट। आपको लग रहा होगा मैम आप ये सारी बातें या इतना जो ज्ञान है वो हमें क्यों दे रहे हैं, या आपने कभी एग्जाम, बिल्कुल देखो मैंने नो डाउट वीडियो का तो एग्जाम नहीं दिया कभी, बट आरएस के जो है मैंने 4 प्री क्वालिफाई किया है और अच्छे नंबर से, अच्छे नंबर इन दैट सेंस कि जो कट ऑफ होती है मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं हमेशा मान के चलती हूँ कि जो आप सोचते हैं उससे थोड़ा नीचे रह जाते हैं। तो हमेशा जो लक्ष्य है वो आपको बड़े बनाने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैम मुझे सिलेक्शन लेना है, आरएसपी की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पर अगर आप 110 120 का लक्ष्य लेके चलते हैं तो आप 100 तक पहुंच पाते हैं। तो 120 नंबर सोच के चलोगे, 100 आ जाते हैं तो आप जो है प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। लेकिन ये क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, ये आपका फाइनल सिलेक्शन का एग्जाम है। तो आपका सपना है सरकारी नौकरी, अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य, और उसके लिए जरूरी है आपका वीडियो में सिलेक्शन। और वीडियो में सिलेक्शन के लिए हमें 30 डेज में क्या करना चाहिए उसी की आज हम बात करने वाले हैं कि अंतिम 30 दिन जो है उसमें क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्या रणनीति अपनाएं कि हम सिलेक्शन तक पहुंच पाए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2-3 चीजों की क्लियरिटी होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो सिर्फ फोकस करके इसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक फोकस होता है। कई स्टूडेंट ऐसे होता है कि कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म हो भर देंगे और पेपर देने चले जाएंगे बस। और पढ़ना क्या है, बोले जी जीके पढ़ना है, बिल्कुल ठीक है। तो वो ऐसे वाले जो स्टूडेंट होते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका है कि भाई हमें आरएस की तैयारी करनी है या पीएसआई की करनी है, वीडियो में ही जाना है या पटवारी ही बनना है, उसके अलावा बाकी और एग्जाम्स नहीं देने हैं। तो कुछ स्टूडेंट जो फोकस करके इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट उनका स्ट्रेटेजी अलग तरीके का होता है। और बाकी जो मैं बोल रही हूँ कि 70% खेप ऐसी वाली होती है जो सब एग्जाम की तैयारी करती है और सर एग्जाम को देती है और उनका सिर्फ एक जीके पे फोकस होता है। लेकिन हर एग्जाम की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, हर एग्जाम में अलग तरीके के प्रश्न होते हैं और अलग तरीके से उसे पढ़ना होता है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ हम एग्जाम को समझते हैं, क्योंकि जब तक वीडियो के एग्जाम के बारे में हमें पता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट चीजों के बारे में नहीं पता, तो स्ट्रेटेजी तो शुरू ही नहीं होती। आपको पता है कि वीडियो एग्जाम 2025 और ये कब होगा, ये होगा 2 नवंबर 2025 को। तो बहुत सारे दिन हमारे पास नहीं है। अब आपको पता भी होना चाहिए यहाँ पर भी कि इसमें कुल प्रश्न कितने आएंगे। तो इसमें भाई कुल प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कितने होंगे, तो टोटल जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 160 होंगे। तो 160 तो प्रश्न होंगे। अंक कितने होंगे जी, तो 200 अंकों का ये पेपर होगा। और अगर हम बात करें पेपर की अवधि तो वही 3 घंटे, यानी कुल मिला के ये 3 घंटे आपके 160 प्रश्न और 200 अंक ही आपके करियर को निर्धारित करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज जो बहुत लंबे समय के बाद मैंने देखी है कि बैक टू बैक आपके जा रही है एग्जाम्स आ रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए पटवारी आया, पटवारी के बाद कांस्टेबल का एग्जाम है, कांस्टेबल के बाद आपका जस्ट चतुर्श्रेणी का एग्जाम आ गया, और चतुर्श्रेणी का जो एग्जाम है उसके बाद आ गया वीडियो, और वीडियो के बाद जो है आपका है पीएसआई, और इन बिटवीन हो सकता है कि यहाँ आरएस की वैकेंसी भी आपको जल्द ही देखने को मिले। तो ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें तो लगातार एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इससे क्या है स्टूडेंट का एक तैयारी का मोमेंटम बना हुआ है। जबकि पिछले लंबे समय से आप देखोगे तो इतनी वैकेंसी एक साथ बैक टू बैक नहीं आई है, जिससे बच्चे का क्या है पढ़ाई का
ये जो फ्लो होता है, जो मोमेंटम होता है, वो टूट जाता है। आज एक वैकेंसी, अब 4-5 महीने बाद कोई एग्जाम है तो वो फिर हम उसको रिलैक्स मूड में पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सब एग्जाम्स जो है लगभग सिलेबस सेम वाले हैं, लगभग सबका सिलेबस वही है, जीके वाला पार्ट है, सब में वही करंट अफेयर्स है, तो कहीं ना कहीं आपका जो वेटेज है वो लगभग क्या है, सेफ है। ठीक है, तो लगभग हम मान के चल रहे हैं कि आपने इसको भी लंबे समय से इस सिलेबस को आप पढ़ रहे हैं। अब ये जो 3 घंटे, ये जो 200 अंक है, तो अगर आप देखो एक लक्ष्य बनाना चाहते हैं तो आप ये मान के चलो कि कैसे भी करके मुझे 140 मार्क्स का टारगेट बनाना है। 140 जाके सोचोगे तो 120, 130 या 140 प्लस आप सोच के चलो कि 160 मुझे लाने हैं, 160 सोचोगे तो 140 आएंगे। तो फिर वो जो कट ऑफ का लास्ट में फेयर होता है ना कि इस वीडियो में कम बता दी तो खुश हो गए, उसमें ज्यादा बता दी तो दुखी हो गए, तो उससे फिर से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो आप मान के चलो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ के एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो, और जी तोड़ मेहनत करोगे तो आप टारगेट के नजदीक तो पहुंच ही जाओगे। अब यहाँ थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस में है क्या और हमें क्या क्या ध्यान रखना है। देखो, सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो पहले तो पेपर जो है वो है भाषा का, यानी भाषा वाला जो पार्ट है वो आपको ध्यान रखना है। और भाषा वाले पार्ट के लिए जो अंक है वो कितने हैं, 50 है। यानी 50 अंक सिर्फ आपको कौन दे रहा है, तो भाई हिंदी दे रही है और इंग्लिश दे रही है, तो 50 अंकों के लिए हिंदी इंग्लिश तो पढ़ने को बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप में से कई स्टूडेंट ये सोच होंगे मैडम इंग्लिश में तो बहुत हाथ तंग है, स्पेशली हिंदी मीडियम के, और हिंदी मीडियम में भी जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट है वो बोलेंगे कि मैम लाइन तो सिर्फ एक लिखी है, सिलेबस में सिर्फ एक ही लाइन लिखी है कि 12th लेवल के ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब उनसे पूछो कि हमने तो 10th और 12th में एकदम 33, 40 या 45 मार्क्स लाके पासिंग हुआ है, तो उनके लिए तो अपने आप में चैलेंजिंग है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब भी पढ़ो, आप वर्ब फॉर्मेशन भी पढ़ो। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें पढ़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, नो डाउट। कोई बात नहीं, हम हिंदी को भी देखेंगे, इंग्लिश को भी देखेंगे, और इंग्लिश में भी जो की पॉइंट्स हैं उनको हम बिल्कुल फोकस करके चलेंगे। ठीक है, तो पूरा भी अगर नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक जाके बैठ गए, इंग्लिश के सारे ही सवाल छोड़ दें, ये गलती कभी भी नहीं करनी है। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको तो कवर अप करना है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन बताता है आपको, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हर साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसे हमें कवर करना ही है। यहाँ पर बात कर लेते हो हिंदी के जो 30 अंक है, ये बहुत अंक है, ये आपको लीड भी दिला सकते हैं, और कम मेहनत में ज्यादा मुनाफे वाली ये चीज है। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि पहली से लेके 12वीं या ग्रेजुएशन तक, सॉरी ग्रेजुएशन तक आपने हिंदी पढ़ी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो पढ़ी है, बाकी नहीं पढ़ी तो आप मान के चलिए 12 साल आपने हिंदी पढ़ी है, और 12 साल में आपने जो हिंदी पढ़ी है उसके बहुत ही कॉमन टॉपिक है इसमें, जैसे है समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, प्रशासनिक शब्दावली, तो इनमें से लगभग चीजें आपको आती है। आज ऐसे नहीं है विलोम शब्द के बारे में मैम बिल्कुल ही नहीं आते, उपसर्ग प्रत्यय नहीं आते, तो आते हैं, बस हो सकता है कई बार एग्जाम में इतने टिपिकल पूछ लिए जाते हैं तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसमें जो आपको देखने वाली जो चीज है मेरे हिसाब से वो है पारिभाषिक शब्दावली। ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये हर किसी ने नहीं पढ़ी होती है, तो ये थोड़ा सा एक नया चीज है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पीएसआई के एग्जाम की या आरएस के एग्जाम की तैयारी की है तो फिर आपकी ये प्रशासनिक शब्दावली वाला पार्ट भी अच्छा होगा। बाकी सब कॉमन टॉपिक है तो उनको आप आसान से देख सकते हो। ठीक है, अगला जो इसमें सिलेबस का पार्ट है वो है गणित। देखो, गणित जो है जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके अंक है 30, तो ये 30 अंक भी फोकट के हैं, लेकिन तब फोकट के हैं जब आपको आते हैं। ये फ्री के नंबर है, बट आपको आनी चाहिए मैथ्स। अगर मेरी मैथ्स स्ट्रांग है ना तो फिर मैं ये 30 में से 28 नंबर तक भी पहुंच सकती हूँ, क्योंकि मैथ्स में सटीक होता है सब चीज, फॉर्मूला लगाया आंसर आया, कैलकुलेशन की, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी जो नेगेटिव होने की होती है वो कम होती है। ठीक है, बाकी में हो सकता है ज्ञान तुक्का चले, यहाँ पर तुक्का नहीं चलता, सटीक आंसर आता है। तो मैथ्स में आप अगर साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट है या आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मान के चलो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका मैथ्स जो है कुछ लोगों का
तो बिल्कुल ही डब्बा होगा। तो उनको जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको बिल्कुल नहीं आता, तो भैया कम से कम जो है ब्याज वाला टॉपिक, अनुपात वाला टॉपिक, प्रतिशत वाला जो टॉपिक है, ये जो बहुत जनरल टॉपिक है जिन पे थोड़ा सा फोकस करके आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, इनको तो पढ़ ही लेना। यानी बहुत जो जनरल जनरल से टॉपिक है उनको तो आपको पढ़ना है कि भाई इनमें 2-4 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले याद करें। और देखो मैथ्स पूरी फॉर्मूला बेस्ड चलती है, क्योंकि पता नहीं है ना वहां तो कैलकुलेशन में तो क्या देंगे वो आपको भी पता नहीं है। ठीक है, आपने कुछ याद किया और वो क्वेश्चन थोड़ी आएगा एज इट इज, वो अपनी तरफ से डेटा चेंज कर देते हैं। तो वहां पर आपको फॉर्मूले की एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बहुत कॉमन टॉपिक है उनके कुछ फॉर्मूलाज आप एक चिट पे लिख लें, और सुबह शाम उठते बैठते रामायण के जाप की तरह उनका जाप करें। तो अभी भी समय है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कवर कर लोगे। एटलीस्ट फॉर्मूला आ गया, इजी क्वेश्चन आया, आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया, तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। ठीक है, फिर है आपका जीके, सामान्य ज्ञान। यहाँ सामान्य ज्ञान में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसके 2 पार्ट इन्होंने किए हैं। पहली बात तो जो अंक हैं वो 20 ही है। अंक कितने हैं? 20। अब 20 में भी 2 कर दिया, एक तो कर दिया भाई सामान्य विज्ञान, एक कर दिया करंट अफेयर्स। यानी अब करंट अफेयर में अब आप सोचेंगे कि मैडम ये क्या हुआ। भाई देखो करंट अफेयर में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपको राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का करंट अफेयर पढ़ना है, और वो भी सिर्फ 10 अंक का आएगा। तो 10 अंकों के लिए आपको तीनों प्रकार के करंट अफेयर्स को पढ़ना है, इंटरनेशनल भी, आपको नेशनल भी, और राजस्थान का करंट अफेयर, ये तीनों को आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। साइंस में इन्होंने टॉपिक नहीं लिखे हैं जनरल साइंस में, लेकिन देखो कॉमन सेंस लगाओ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे हमेशा पूछे जाते हैं, अम्ल, लवण, क्षार, तत्व। ठीक है, तो ये चीजें जो रूटीन लाइफ में काम आती है, किण्वन क्या है, गैल्वेनीकरण क्या है, ठीक है, यशेद लेपन क्या है, पारा और ये क्या होता है। तो इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो आपको जनरल लाइफ से को रिलेट करते हुए जो पीवाईक्यूज है, अगर आपने साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप इसको कवर कर लोगे। और बेसिक चीजें आपको देखो कई बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी सही हो जाती है। तो ये दोनों जो पार्ट है लेंदी पार्ट है, बट अंक जो है वो काफी कम वेटेज के यहाँ पर दिए गए हैं। अगला जो पार्ट है सिलेबस का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है भूगोल। और ये इस एग्जाम में मैं बोलूं तो काफी वेटेज रखने वाला है। 30 अंक है और तीनों भूगोल है। तीनों भूगोल मतलब विश्व भूगोल भी है, तो अपने को भारत भूगोल भी है, और राजस्थान भूगोल भी है। और देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि भूगोल जो है मैपिंग के बिना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ना तो याद आएगी ना समझ में आएगी। तो आप जो भी भूगोल पढ़े, तीनों जो पढ़नी है आपको, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको मैपिंग का यूज करना है। विश्व में नदियां हैं, पहाड़ है आपके, इसके अलावा महाद्वीप है, कुछ भी पूछ सकता है। सबसे ऊंची चोटी किस महाद्वीप की, सबसे लंबी चोटी कौन सी, सब कुछ भी पूछ सकता है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, झीलों के बारे में पूछ सकता है। हाँ, इंडिया वाले में इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफिक किया है, और इंडिया वाले में इन्होंने इकोलॉजिकल पार्ट दिया है। इकोलॉजी या पर्यावरण हम कह सकते हैं। और ये पार्ट कहने में तो आपको लग रहा होगा कि 2 ही शब्द लिखे हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट। देखो नेशनल आपके जो पार्क होते हैं, जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण की जितनी भी योजनाएं हैं, उनसे रिलेटेड जो स्थान है, बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, या हम बोले बायोस्फीयर रिजर्व है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितने भी वन्य जीवों से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, इन सीटू क्या है, एक्स सीटू क्या है, तो ये सारी आपको पढ़नी है। तो वहां से 2 या 4 शब्द लिखे, लेकिन आप मान के चलिए ये भी आपका काफी याद करने वाला फैक्चुअल पार्ट है। और फिर राजस्थान, और देखो राजस्थान में तो कंप्लीट ही है, आपको भौतिक विभाजन से लेके, नदियों से लेके, आपको खनिज से लेके, आपको वन संसाधन से लेके सब कुछ पढ़ना है। तो 30 अंकों में पूरा वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है। ये बहुत ही वेटेज वाला सब्जेक्ट है, इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका आधा काम बनता है। एक जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो है राजस्थान अर्थव्यवस्था, और राजस्थान अर्थव्यवस्था को यहाँ बहुत अच्छा वेटेज दिया गया है। और मैं बोलूंगी यहाँ पर आप बहुत कम मेहनत में अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। लेकिन 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 लेकिन
अर्थव्यवस्था नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है बहुत टिपिकल सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कैसे याद होगा, कहाँ कंटेंट। कुछ इकोनॉमिक सर्वे सुनते ही हमें लगता है कि वो 400 पेजेस की बड़ी किताब पढ़ना, उसमें से प्रश्न, उसमें से डेटा याद करना। बिल्कुल ये सब आपको करना होगा अगर 30 अंक लाने हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे उतना भी मुश्किल नहीं है, उतना भी कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। और मैं आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस लाऊंगी, मतलब जो एमसीक्यूज भी लाऊंगी जो कि बहुत इजी तरीके से आपको कराए जाएंगे, वहां आप मैक्सिमम अंक स्कोर कर सकते हैं। तो ये 30 अंक का है और इसमें आपको दो चीजें पढ़नी है, एक तो सर्वे पढ़ना है और एक जो इसका स्टैटिक पोर्शन होता है ना, स्टैटिक वाला पार्ट वो पढ़ना है। स्टैटिक पार्ट मतलब देखो सर्वे तो पढ़ोगे, सर्वे के साथ साथ कुछ चीजें होती है जैसे पंचायती राज है, सहकारिता है, उद्योग है। अब आपको जो सिर्फ डेटा में दिया हुआ है, जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, वो इतना डिटेल से नहीं दिया था। जैसे रिको है, रासिको है, इनकी स्थापना कब हुई, क्या हुई, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन नहीं होते। तो वहां को इकोनॉमिक सर्वे और स्टैटिक पार्ट को दोनों को हम कंबाइन करेंगे तब जाके पढ़ेंगे, तो यहाँ 30 में से मैक्सिमम स्कोर हम कर पाएंगे। और फिर अगेन वही सब्जेक्ट जो सबको ही आता है और सबको नहीं आता है, जितना भी पढ़ लो उतना कम है, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कितना भी पढ़ लिया जाए अनंत समुद्र है। अगर क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। 30 अंकों का वेटेज है। और ये जो अंक हैं ये आपको कई बार अभी देखा आपने चतुर्श्रेणी में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं आर्ट एंड कल्चर के कि स्टूडेंट को समझ नहीं आया कहाँ से पूछे। जैसे संगीत है, नृत्य है, तो नृत्यों की देखो मैंने ट्रिक अपने चैनल पे डाली हुई है, तो सारे नृत्य आप आसानी से याद कर सकते हो। तो जितने भी नृत्य वाला पार्ट है वो आप आसानी से वहां पर याद कर सकते हो। बोलियां है, साहित्य है, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, क्रांति, ठीक है, मध्यकालीन पृष्ठभूमि, ये सब चीजें आप यहाँ पर कवर कर सकते हो आसानी से। तो ये आपकी ऑलरेडी पड़ी हुई है। इसमें भी अलग अलग हम बात करें तो वेटेज दिया गया है अलग अलग पार्ट को, तो उनको भी हमें बैलेंस करते हुए चलना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलेंगे। तो कला संस्कृति वाला जो पार्ट है उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। सामाजिक परिदृश्य है, धार्मिक परिदृश्य है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे पढ़ सकते हो। इसमें देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे संत संप्रदाय है, उनसे अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इन सबको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर क्या है वहां से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसमें एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर, और कंप्यूटर वाला जो पार्ट है बेसिक कंप्यूटर वाला वो है 10 अंकों का। तो ये पूरा सिलेबस है। अब आप बोलेंगे मैम सिलेबस क्यों हमसे डिस्कस कर रहे हैं आप तो रणनीति बताने वाले थे। देखिए आप ये मान के चलिए कि अगर आपने सिलेबस पे आपकी पकड़ नहीं है, अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है, आपको सिलेबस नहीं पता है किसी एग्जाम का, तो आप उस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए जरूरी है कि हमें उसका सिलेबस पता हो, क्योंकि सिलेबस पता होगा तभी तो आप ये देखोगे कि किसका वेटेज क्या है। अब मैंने आपको सिलेबस बताया, अब अपने को क्या करना है। देखिए ये सारा जो पोर्शन है वो आप अभी 4-5 एग्जाम में पढ़ चुके हो, और एटलीस्ट आई थिंक सभी स्टूडेंट किसी ना किसी एग्जाम में तो इनरोल्ड हुए होंगे। किसी ने पटवारी दिया होगा, तो किसी ने कांस्टेबल, तो किसी ने चतुर्श्रेणी। तो ये सारा पार्ट है लगभग आप पढ़ चुके हैं, स्पेशली जीके वाला और चीजों को। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है या क्या स्ट्रेटेजी हम यूज करें, क्या रणनीति हम यूज करें। तो रणनीति से पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि मैम आप तो ये बताओ कि 30 दिन में क्या हम कुछ कर भी सकते हैं क्या, क्या हम बन जाएंगे क्या, या 30 दिन जो है सफिशिएंट है क्या। तो देखो अगर आप 30 दिन की बात कर रहे हो और जी जान एकदम झोंक देंगे, तो ये 30 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 30 दिन ही सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का अंतर डिसाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 30 दिन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, 30 दिन काफी सफिशिएंट है। बस एक आपको अच्छी स्ट्रेटेजी को यहाँ फॉलो करना होगा। अब पहले तो आपको किन चीजों पे, मैं हमेशा बोलती हूँ 3 चीजों पे आपको ध्यान रखना है रणनीति में। एक आपको रिवीजन, रिवीजन पे आपको फोकस करना है। दूसरा आपको टेस्ट या आप बोल सकते हो मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। और इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। ये 3 चीज अगर आपने कर ली और इन 3 चीजों में भी, तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने पहले से 40 या 60% भी सिलेबस पढ़ा हुआ है तो भी, अगर आपने 40% सिलेबस अभी तक कवर किया है या पढ़ा है और यहाँ पर इन 3 चीजों को आप फोकस कर लोगे,
तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले तो आपको चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करेंगे? तो देखो, हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी की जब बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको डेली पढ़ने की जो स्पीड है, डेली स्टडी की जो स्पीड है, उसको करना पड़ेगा 3 गुना। 3 गुना का क्या मतलब है जी मैडम? 3 गुने का मतलब है कि भाई अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ते थे तो अब अपने को 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ते थे तो 12 घंटे, एटलीस्ट कुछ भी हो जाए डेली आपको लगभग 12 से 13 घंटे अब पढ़ना ही है। और उसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी, कि कुछ भी हो जाए डेली आपको 12 से 13 घंटे की सॉलिड स्ट्रेटेजी की या स्टडी की आवश्यकता है। अब आप कैसे भी डिवाइड कर ले, इस 12 जो घंटे हैं उसको आप 3-3 घंटे के में डिवाइड कर ले, या 4-4 घंटे के 3 में डिवाइड कर ले, जैसे भी आप डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति की पर्सनल होता है कि 3-3 घंटे भी। मैम सुबह के 3 घंटे जो है वो तो देखो, मैं सुबह सुबह हिंदी याद करूंगा, हिंदी बढ़िया फ्रेश मूड में ये उपसर्ग प्रत्यय वगैरह याद हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ना थोड़ा सा जीके या जो टिपिकल सब्जेक्ट है सुबह सुबह पढ़ लूंगा। मैथ्स रीजनिंग जो है मैं दिन के घंटों में निकालूंगा, ठीक है। तो मैथ्स और कंप्यूटर को मैं या जनरल साइंस को मैं दिन का टाइम दे दूंगा, क्योंकि वो ज्यादा याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। शाम वाले टाइम में फिर जो है आपके इंग्लिश वाले को दे दूंगा, और फिर रात को मैं रिवीजन कर लूंगा या मॉक टेस्ट दे दूंगा या पीवाईक्यूज दे दूंगा। तो इस तरीके से आप इन सेगमेंट वाइज 3-3 घंटों के या 4-4 घंटों का एक पैकेज बना सकते हैं, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं और सब्जेक्ट को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। क्लियर है? फिर आपको करना है रिवीजन। अब जैसे रिवीजन की मैंने बात की, तो रिवीजन में आपको करना क्या है कि पूरे जो 30 दिन है, ठीक है, उस 30 दिन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर ले। कैसे 3 पार्ट जी? तो एक तो आपको देखना है 10-10 दिन का, तो 10 डेज का एक स्लॉट बना ले, 10 डेज का एक स्लॉट बना ले, 10 डेज का एक स्लॉट बना ले, तो 3 स्लॉट हो गए मेरे पास। अब पहले वाले जो 10 स्लॉट्स है उसमें आपको करना क्या है? तो पहले वाले जो आपके 10 डेज हैं, उस पहले वाले 10 डेज में आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट कवर करनी है। क्या कवर करनी है? तो मैडम जो सब्जेक्ट जिनका वेटेज ज्यादा है, वेटेज ज्यादा किनका है? तो देखो मैंने जैसे बताया कि राजस्थान इकोनॉमिक का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो 30 अंक का है। ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज्यादा है, 30 अंक का है। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का वेटेज 30 नंबर का है, तो काफी ज्यादा वेटेज है। तो पहले इस पे फोकस करें, उनको बार बार पढ़े, फिर इनके मैथ्स के फॉर्मूलाज बना ले, शॉर्ट ट्रिक्स बना ले और डेली का एक टेस्ट दे। अगले जो 10 डेज वाला स्लॉट है उसमें आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप रिवीजन को थोड़ा बढ़ा देंगे और साथ ही कर लेंगे पीवाईक्यूज सॉल्व। तो यहाँ पर पीवाईक्यूज पे फोकस कर सकते हैं, यहाँ पर आप करंट को फोकस कर सकते हैं। तो जो भी करंट है, स्कीम्स है, योजनाएं हैं, उनको यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैथ्स और कंप्यूटर को ले सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन वाले सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ते याद हो जाएंगे, तो यहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं। तीसरा जो वीक है आपका, जो तीसरा आपका 10 डेज वाला स्लॉट है, उसमें कुछ नहीं करना है जी, ना पढ़ना है, ना नोट्स निकालने हैं, ना बुक्स निकालनी है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आपके जो शॉर्ट नोट्स बने हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स को क्या करो भाई? रिवाइज करो। और क्या करना है? तो भाई पीवाईक्यूज तो कंटिन्यू रखना है, और पीवाईक्यूज के साथ बेटर है यहाँ पर हम मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। तो यहाँ पर आपको देने हैं मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट है, फॉर्मूलाज है, चार्ट है, बैठ गए शांति से रिवाइज कर लिया टॉपिक को, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर ली, लिख लिख के प्रैक्टिस कर ली। अगर लग रहा है कि भाई एकीकरण के 7 चरण तो मुझे याद नहीं हो रहे तो छोड़ना थोड़ी है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो भैया उनको लिख लिख के याद करो। पहला चरण क्या कब हुआ, किसने किया, कौन जो है शामिल हुए, वो सब आपको ध्यान रखना है। तो आपको घंटों पे और दिनों पर ध्यान रखना है, एक एक पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल फोकस करके चलनी है, रिवीजन पर ध्यान देना है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि रिवीजन का मतलब क्या होता है। तो रिवीजन का मतलब जो मैं समझती हूँ मेरे अकॉर्डिंग, वो क्या है कि रीड ओनली नोट्स। अगर रिवीजन की बात कर ले तो देखो, रिवीजन मेरे अकॉर्डिंग जो होता है वो क्या है? तो मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन है रीड ओनली नोट्स, कि आपके नोट्स आपको पढ़ने हैं, कोई भी नया चीज आपको नहीं पढ़नी है, खुद के ही नोट्स पढ़ने हैं। ऐसे नहीं दोस्त के लिए आए और उठा के पढ़ने लगे। फिर क्या करना है? इसे एवरीडे मॉक टेस्ट, एवरीडे एक मॉक टेस्ट देना है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम में जाओगे
तो सफलता की संभावनाएं कम हो जाती है। फिर क्या करना है भाई, वैल्यू देनी है किसको, पीवाईक्यूज को। इससे क्या होगा, हमें पता चलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस तरीके का क्या बनता है, क्वेश्चन पैटर्न बनता है। तो ये हमें किससे चलता है पता, ये हमें चलता है पता पीवाईक्यूज से। तो पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। क्या करना है जी भाई, आई से इग्नोर करना है। क्या इग्नोर करना है जी, न्यू कंटेंट। किसी की कॉपी नहीं लेनी है, कुछ नया कंटेंट नहीं पढ़ रहा है, चाहे वो कितना भी हो, अपने ही नोट से पढ़ना है। कोई भी नई चीज या नया कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलना है। और क्या करना है, तो एस से होता है शॉर्ट ट्रिक्स। तो जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आपने बनाई है, जो आप फॉर्मूलाज आपने बनाए हैं, या आपने जो छोटी छोटी वो चिट्स बनाई है, उन सबको रिवाइज करना है। और क्या करना है, तो साथ में हमें क्या करना है, I4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको पहले देना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, यानी क्या है ये कि जो ज्यादा वेटेज वाली चीजें हैं उन्हें ज्यादा पढ़ो, कम वेटेज वाली जिसमें ज्यादा पढ़ के कम नंबर आ रहे हैं वो मत पढ़ो। जो कम पढ़ के ज्यादा नंबर आ सकते हैं उनको हमें पढ़ना है। ओ से क्या है भाई, ये है ऑब्जर्व मिस्टेक, यानी अपनी गलतियां सुधारो। ऑब्जर्व मिस्टेक यानी जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधार लो। गलती सुधारने से क्या होगा कि दोबारा वो गलत नहीं होगा प्रश्न। और आपको पता ही है नेगेटिव मार्किंग है, जबरदस्ती जितने खाए नहीं उतने गवा दिए वाली बात हो जाएगी। दूसरा, आपको नो मतलब ना ही करना है, नो ओवर स्ट्रेस, नो ओवर स्ट्रेस एंड टेंशन। कोई भी ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेनी है, अपने को कूल काम रखना है। जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, ज्यादा टेंशन यहाँ पर नहीं पालनी है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो रिवीजन ये है, अगर ये कर लेते हो तो आपका काम बन गया। इसमें एमसीक्यू भी आ गए, इसमें पीवाईक्यूज भी आ गए, इसमें मॉक भी आ गया। अब देखो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक लिस्ट होती है हमेशा लाइफ में डूज एंड डोंट्स की, कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो इसको समझ जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। डूज एंड डोंट्स क्या करना है भैया, एक तो देखो रिविजन करना है मुझे, और क्या करना है जी, हमें पीवाईक्यूज देखने हैं, बिल्कुल जी। और क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट देने हैं। और क्या करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। पता चला कि खांसी सर्दी जुकाम हो गई, वेदर चेंज हो रहा है और फटाफट से बीमार हो गए और पकड़ ली आपने 4-5 दिन की तैयारी खराब कर दी। तो ये वाला काम नहीं करना है। बढ़िया सोना है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है, पढ़ाई करनी है, और फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है। क्या नहीं करना है जी, तो कोई भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, शुरू नहीं करना है। दोस्तों से ज्यादा क्या नहीं करनी है, गॉसिपिंग नहीं करनी है। अच्छा तेरे को तो ये आता ही नहीं, और ले ये तो इंपॉर्टेंट है। अरे बिल्कुल ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो जो मुझे आता है वो तुझे नहीं आता, ठीक है। तो क्या नहीं करना है, ज्यादा गॉसिपिंग नहीं करनी है और ज्यादा चर्चाएं नहीं करनी है जिससे आपका मॉरल डाउन हो, ठीक है। और क्या करना है, तो भाई आपको क्या नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट पे फोकस मत करो, यानी सभी सब्जेक्ट को भागने की लेके चलने की कोशिश ना करो। क्योंकि आपको मैथ्स आती ही नहीं है, मैथ्स निकाले जा रहे हो, पूरे 4 दिन खराब कर दिए, पता चला कि जो सिचुएशन पहले थी वही अभी। कोई बात नहीं, मैथ्स नहीं आती तो जीके पे फोकस करेंगे। आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, हिंदी में ज्यादा मार्क्स लेंगे। जो सब हिंदी में 10 लाते, मैं हिंदी में 30 लाऊंगी ना, तो वहां मैं कवर कर लूंगी। तो जिन सब्जेक्ट पे ज्यादा वेटेज है, ज्यादा अंक है, उन पे ध्यान देंगे। बिना समझे जल्दीबाजी में पढ़ना, रटाफिकेशन करना, वहां भूल जाना, ये हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मान के चलिए कि आप सिलेक्शन के नियर बाई पहुंच जाते हैं। अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ इसमें, तो देखिए सिलेक्शन आईक्यू यहाँ पर आपके साथ है, और सिलेक्शन आईक्यू में मैं आपके लिए यहाँ पर लाऊंगी वीडियो की अलग से कुछ कंटेंट जिससे कि आपका बेनिफिट हो। हम लाएंगे आपके लिए एमसीक्यू क्लासेस। एमसीक्यू क्लासेस से क्या होगा कि एमसीक्यू क्लासेस से आप परख सकेंगे अपनी तैयारी को। तो परखना है तैयारी को, तो इससे आप तैयारी को परखेंगे। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इस तैयारी के दौरान उन सबकी एमसीक्यू क्लासेस आएगी। तो लगभग हम बात करें तो यहाँ पर 11 आपके सब्जेक्ट है, तो 11 सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन भी अगर लेते हो, ठीक है, तो आप मतलब 1100 क्वेश्चन आप करते हैं, और 1100 क्वेश्चन करते हैं तो मान के चलिए पीवाईक्यूज। इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे, तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे या तो पीवाईक्यूज होंगे या फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो मान के चलिए जब 1100 क्वेश्चन
आपने कर लिए हैं, उनको सॉल्व कर लिया है, उनका सही आंसर आपको पता है, तो कहीं ना कहीं आप और बच्चों से लीड ले पाओगे जिन्होंने ये 1100 क्वेश्चन नहीं करे हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट 100 क्वेश्चन लाए, देखेंगे अगर पॉसिबल हो तो 200 क्वेश्चन भी लाने की कोशिश करेंगे, बट 100 हम लेकर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी हम लाएंगे रिवीजन क्लासेस। रिवीजन क्लासेस किसकी? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लाएंगे यहाँ पर हम रिवीजन क्लासेस, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके फैक्ट और फिगर जो है वो पता हो जाए। तो क्लास जो होगी एक तो फैक्ट बेस पे होगी और एक होगी कॉन्सेप्ट बेस पे। उससे क्या है, वो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा टॉपिक, और पूरा रिवाइज होने का मतलब है कि अब भाई पूछ लो, जहां से प्रश्न पूछना है बोर्ड वालों को बोल देना, एग्जामिनर को, तो ये हमें करना है। तो आपको पता है कंपटीशन काफी टफ है, क्योंकि इस बार पोस्ट जो है वो है 850, और फॉर्म जो भरे हैं वो लगभग 5 से 6 लाख फॉर्म है। ठीक है, और 5 से 6 लाख पे 850 जो है लगभग क्या है, पोस्ट है। पिछली बार तो बहुत ज्यादा थी, पिछली बार तो 4000 पोस्ट थी आई थिंक। ठीक है, मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स का उसमें सिलेक्शन भी हुआ है, और कट ऑफ जो है पिछली बार वो 120 के नियर बाई थी। तो आप मान के चलिए अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, पेपर इजी है तो भाई सबके लिए ही इजी है। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अपने को अपना लगातार काम करना है। कंपटीशन जो है, हाँ एक चीज और है, अगर रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं तो ये कंपटीशन कम हो जाएगा। कौन सा रिजल्ट? भाई जैसे पटवारी के रिजल्ट की बात चल रही है, अगर पटवारी का रिजल्ट या जो कांस्टेबल वाला रिजल्ट है, अगर ये अक्टूबर लास्ट में आ जाता है, अक्टूबर लास्ट ही चल रहा है लगभग, तो अगर ये पेपर मतलब अक्टूबर लास्ट तक ये पेपर आ जाता है, ठीक है, रिजल्ट आ जाता है, तो जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्टिव कैंडिडेट है, जो इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं और ये भी दिया है, वो वहां चले जाएंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा लेवल ऑफ कंपटीशन कम हो जाए। और देखो पेपर के लिए ये बिल्कुल नहीं सोचना है, अगर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, इजी है तो सबके लिए ही इजी रहने वाला होता है पेपर। तो उसमें हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं 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 लेनी है। सबके लिए हार्ड है, आपके लिए भी हार्ड है, सबके लिए इजी है सब, और आपके लिए भी इजी है। तो ये मान के चले, कॉन्फिडेंस रखे अपने आप पर, तो आप मान के चलिए कि आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो आप अच्छे और सेफ स्कोर तक पहुंच पाएंगे। टारगेट बना लीजिए कि मुझे लाने हैं 140 मार्क्स, तभी मेरा होगा सिलेक्शन पक्का। और देखो आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, कुछ भी बेकार नहीं जानी है, कभी भी कुछ बेकार नहीं जाता। हर पढ़ा हुआ पन्ना, हर दिया हुआ टेस्ट, हर कोशिश, कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो, आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन की मंजिल के करीब ले जाता है। तो कुछ भी खराब नहीं होता है, पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है। इसलिए दोस्तों अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहूंगी कि आखिरी 30 दिन आपके पास है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, रुकना बिल्कुल नहीं है, पूरी ताकत लगा देनी है। सोशली अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेना है। कोई त्योहार आ रहा है, कोई शादी ब्याह है, कुछ है, आप हो ही नहीं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप तभी लोगों के लिए एग्जिस्ट करोगे, तभी लोग आपको देखेंगे जब आप वीडियो में सिलेक्शन लेंगे। तो विश्वास रखिए, अगर आप अपनी पूरी ताकत से अभी भी तैयारी करते हैं और आप 12, 13, 14, 15 घंटे तक दे देते हैं, तो मान के चलिए आप सिलेक्शन ले लेंगे, आपका नाम उनमें होगा जो सिलेक्शन वाली लिस्ट होगी। तो चलिए आज से, अभी से हर सेकंड अपना, हर समय, हर पल आप तैयारी के नाम दीजिए। आने वाला समय आपका होगा, आप सरकारी जॉब में वीडियो बनकर आएंगे, और सिलेक्शन आईक्यू नो डाउट आपके साथ है। जितना भी हमारे स्तर पर प्रयास होगा हम आपको जो है कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। नो डाउट पिछले भी एग्जाम में हमने कंटेंट अवेलेबल कराया था और उससे काफी बच्चों को बेनिफिट भी हुआ था। आई होप आपको भी होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है, सफलता एक दिन आपके साथ होगी।